हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की सीरीज में ये हमारा फोर्थ वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो आ चुकी हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था गुजरात में जो लोथल है, हड़प्पा कालीन पुराई स्थल, उसके बारे में हमने देखा था कि जो लोथल है ये डॉकयार्ड रहा होगा उस समय का। और यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, चावल के, बाजरे के और फारस की मुहर मिली है, और घोड़े की छोटी मिट्टी की मूर्ति मिली है, और 3 ऐसी समाधियाँ मिली हैं जहाँ पे युग्म समाधान है। ठीक है, यानी 2 नरकंकाल मिले हमें 3 समाधियों से। अब है कालीबंगा के बारे में। तो ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है? ये है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिला पहले गंगानगर जिले का ही भाग हुआ करता था। ठीक है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? मतलब कालीबंगा सभ्यता, सॉरी, कालीबंगा जो जगह है वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में सबसे पहले बताया किसने था? तो वो खोज की थी इटली ने। ठीक है। तो इस स्थल की खोज इटली ने की थी। लेकिन ये जो कालीबंगा है ये हड़प्पा सभ्यता का ही भाग रहा था। इसके बारे में बताया था अमलानंद घोष ने। ठीक है। वर्ष 1960 से 61 में बीवी लाल एवं बी के थापड़ ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या था कि जो पूरा का पूरा जो नगर था वो एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा था, है ना। यानी उसमें जो दुर्ग टीला था, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में दुर्ग टीला था और पूर्वी भाग में उसके नगर टीला था। तो ये दोनों ही एक सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। लेकिन कालीबंगा ऐसा है जिसमें दुर्ग टीला और नगर टीला ये दोनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता हो गई। उसके बाद ये कालीबंगा ऐसी जगह है जहाँ पे हमें हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी प्राक हड़प्पा सभ्यता से कुछ समय पहले का। ठीक है। और इससे पहले हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता से बाद के हमें जो अवशेष मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं चंदनों से। देखो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पे है, चनहुदड़ो के बारे में बात हो रही है। तो यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, जिसे झोकर या झांगड़ संस्कृति कहते हैं, उसके अवशेष मिले हैं। ठीक है। तो चनहुदड़ो से तो मिले हैं हमें उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य, जिसे झोकर या झांगड़ संस्कृति कहते हैं। और जो यह कालीबंगा है, कालीबंगा से हमें मिले हैं हड़प्पा से पहले के। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से पहले के, जिसे बोलते हैं प्राक हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने हैं। ठीक है, तो एक ये चीज याद रखनी है हमें। कालीबंगा के भवन जो है कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पक्की ईंटों का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है। कालीबंगा में पक्की ईंटें मिलती हैं, लेकिन वो कहाँ मिलती हैं? वो नालियों, कुओं, स्नानागार इत्यादि ऐसी जगहों पर मिलती है, बजाय मानवीय आवास के। ठीक है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं। यानी वहाँ पे जैसे दुर्ग टीले और नगर टीला मिलता था, यहाँ पे भी दुर्ग टीले सॉरी 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा है, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। तो ये देखिए, ये पूछ सकता है कि भाई भूकंप आने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वो कालीबंगा से मिला है। ठीक है। उसके बाद दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्ध भाग में 4 या 5 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था। तो ऐसे पूछ ले कि अग्निकुंड कहाँ से मिले? तो वो कालीबंगा से ही मिले हैं। ठीक है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ पे मतलब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता होगा सबका, सामूहिक रूप से, है ना। तो यहाँ से सेल खड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदबांड के टुकड़े मिले हैं। मुहरें, मृदबांड ये कॉमन है, सब जगह से लगभग मिला ही है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967 से 68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। धौलावीरा, है ना। तो किसने खोज की थी? जेपी जोशी ने। मतलब वीरा वर्ड आ रहा है ना, तो मतलब एकदम
वीर टाइप का तो जोशी, जोश वाला कुछ इस तरीके से रिलेट करके याद कर लेना। वर्ष 1990 से 91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था, ठीक है, ये नगर आयताकार बना था धौलावीरा। इस नगर को 3 भागों में किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया। देखिए अभी तक नगरों को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है, दुर्ग टीला और नगर टीला। धौलावीरा एक ऐसी जगह मिली जहाँ पे नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया, किला, मध्य नगर तथा निचला नगर, ठीक है। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। तो धौलावीरा की विशेषता, जो विशेष बात है वहाँ पे, वो क्या है कि यहाँ पे हमें उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है, ठीक है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है धौलावीरा और सुरकोटदा भी। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था, ठीक है। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कलश समाधान यानी कलश में भर के अस्थियों को दफनाया गया होगा इस तरीके से, तो कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है, प्रवरा नदी के। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, ये हमने देखा ही था। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे आदि की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मोहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। दैमाबाद हमने देखा भी, प्रवरा नदी के किनारे। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ठीक है। राखीगढ़ी वर्तमान में सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, पहले मोहनजोदड़ो था। रोपड़ यानी कहाँ पड़ता है? पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है, रोपड़ का। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी, बीबी लाल ने की थी, और साथ में इनके कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। यहाँ से मृदभांड, सेल खड़ी की मुहर, चैट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ा, तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और इससे पहले हम जो पाषाण सभ्यता पढ़ रहे थे उसमें हमें कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? बुर्जहोम से, याद होगा। और इसमें हड़प्पा सभ्यता में हम देखें तो हमें कहाँ से कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं? तो रोपड़ से, ठीक है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, यानी हड़प्पा से पहले के भी और हड़प्पा सभ्यता से बाद के भी, ठीक है। तो प्राक हड़प्पा के भी और उत्तर हड़प्पा कालीन, और रंगपुर अपने आप में हड़प्पा पुरास्थल तो है ही। तो यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। तो चावल, बाजरा, ज्वार तीनों के एक साथ साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो वो रंगपुर में मिले हैं, ठीक है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उससे संबंधित नदी, ये एक साथ यहाँ पे दे दिया है, जो हम यहाँ तक तो हमने पीछे पढ़ भी लिया है, ठीक है। तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु के दाहिने तट पर, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, थाली में भोग लगाते हैं ऐसे करके ना, लोथल भोगवा, रोपड़, सतलज, मांडा, चिनाब। अगर मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जो सबसे उत्तरी पुरास्थल है हड़प्पा का, है ना। दैमाबाद, प्रवरा, आलमगीरपुर, हिंडन मेरठ में, सुतकांगेंडोर, दास या दास सबसे पश्चिमी पुरास्थल है ना, भगवानपुरा, सरस्वती। तो इसमें ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये और ये दोनों, ठीक है। और लोथल अभी न्यूज़ में रहा था इस वजह से ये तो मतलब ज़्यादा वैसे हार्ड है नहीं, थोड़ा सा अगर लोकेशन पता हो कि हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो उससे थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा। एक मतलब हमने पढ़ाई है नदियाँ बार बार, तो ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर सकेंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मणके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियां मिलती हैं।
हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। देखो ये जो था ना, मांडा पड़ा था ना हमने अभी, हड़प्पा कालीबंगा रोड, ये मांडा। देखो मांडा तो जम्मू कश्मीर में है, और एक मांडी भी जगह है ना, वो मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मंडी, मांडी, ऐसे कई जगह मंडी लिखा मिल जाता है, मांडी। तो मांडा जम्मू कश्मीर में और मांडी मुजफ्फरनगर में, यानी यूपी में। सुतकांगेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास या फिर दास्त नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में वर्ष 1927 में आर.एन. स्टील ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। ठीक है, तो यानी दुर्ग को ऊंचा करके बनाया जाता था। बाकी जगह ईंट के चबूतरे बना के तब बसाया गया था, और यहाँ पे मतलब ऑलरेडी यहाँ पे कोई चट्टान थी, उसके ऊपर मतलब दुर्ग को बनाया गया था। यहाँ से हमें मृदभांड, ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड और तिकोने, ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोत काकोर सुतकांगेंडोर के पूर्व में स्थित है। 1962 में इसकी खोज B.F. डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकांगेंडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। तो एक तो हमने देख लिया लोथल, है ना, बंदरगाह, और दूसरा हो गया ये बालाकोट। लोथल हो गया भारत में, गुजरात में पड़ता है, और बालाकोट हो गया पाकिस्तान में। ठीक, यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवन के निर्माणों में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सेम ये चीज हमने कहाँ देखी थी? कालीबंगा में, कि भवन के निर्माण में तो कच्ची ईंटें थी और नालियों वगैरह के में पक्की ईंटें थी। और यही चीज हमें कहाँ दिख रही है? बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट में। ठीक है, बालाकोट और कालीबंगा। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग क्या था? सीप उद्योग था। यहाँ से काफी मात्रा में हमें सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिलते हैं। अब आता है बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद यानी पूर्व में हिसार का भाग था। तो बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, जो कि पूर्व में हिसार का भाग था। वर्ष 1974 से 1977 में R.S. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव, यानी हड़प्पा कालीन और हड़प्पा से पहले का और हड़प्पा से बाद का। ठीक है, यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। ज्यादातर कैसी थी? समकोण पर विभाजित कर रही थी, इस तरीके से। लेकिन बनावली में क्या है? तारांकित, यानी इस तरीके से ऐसे चौराहा रहा होगा और ऐसे करके जहाँ पे सारी सड़कें इस तरीके से। ठीक है, तारांकित। यहाँ से संस्कृति की, सॉरी ये तो हमने देख लिया। यहाँ से मुहरें, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके, हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाड़ागर आदि के साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। तो भगवानपुरा कहाँ है? ये भी हरियाणा में है। बनावली कहाँ? ये भी हरियाणा में है। और भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन कराया था। ठीक है, जेपी जोशी ने, और जेपी जोशी हमने देखा था ना पीछे, धौलावीरा, वीरा से ऐसे कनेक्ट किया था। तो जेपी जोशी ने किसका उत्खनन भी कराया? भगवानपुरा का। ठीक है, जेपी जोशी ने उत्खनन कराया। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियां मिली हैं, तांबे की चूड़ियां मिली हैं, और कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि मिले हैं। मनके यानी मोती टाइप जो होते हैं ना, आभूषण वगैरह बनाते हैं। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी ने कराया था। तो जोशी कई जगह आ गया, जोशी एक धौलावीरा में आ गया, और यहाँ मांडा में, और भगवानपुरा। ठीक है, तो मांडा का उत्खनन जेपी जोशी और मधवाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं। बनावली से भी 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए, और सांस्कृतिक स्तर मतलब जैसे कि सबसे ऊपर
जब खुदाई होगी तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा, हड़प्पा से बाद वाला, फिर नीचे के स्तर पे खोदते जाएंगे तो फिर और खुदाई होती जाएगी तो हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिलने लगेंगे, उससे नीचे हड़प्पा से पहले के। ठीक है, तो 3 स्तर मिले इस तरीके से संस्कृति के, ये कहा गया है इसमें। तो मांडा में भी हमें 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए हैं, प्राक सैंधव, विकसित सैंधव, उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चर्ट ब्लेड, कांच से निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मोहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सिनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी इसी तरीके से दफनाया जाता था, जब हमने देखा था ताम्रपाषाणिक सभ्यता में उत्तर से दक्षिण की ओर, और हड़प्पा सभ्यता में भी इसी तरीके से। तो 125 मानव समाधान मिले हमें क्रमबद्ध रूप से। किस जगह से मिले हैं, सिनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल है, कहाँ पड़ता है ये, बागपत में। बागपत कहाँ है, यूपी में। ठीक है, तो ये सिनोली जगह हमें याद रखनी है। सिनोली से एक हमें 125 मानव समाधान क्रमबद्ध रूप से मिले। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि ये मिस्र की सभ्यता हम क्यों देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो है हड़प्पा सभ्यता की ही समकालीन थी, है ना, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। ठीक है, अगर ये नदी ना होती तो। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे, यानी सबसे पहले जो लिपि का आविष्कार हुआ वो सुमेरिया सभ्यता में हुआ था। ठीक, ये भी हड़प्पा के समकालीन थी, हमने देखा था पहले। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, और उसके बाद में जब वैदिक काल आता है तब हम देखेंगे धीरे धीरे पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमारे यहाँ पे स्थापित हो जाती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बारे में ज़्यादातर विद्वानों का यही मत है कि ये मात्र सत्तात्मक थी, और उसके साक्ष्य भी मतलब ये हैं कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ मिली हैं वो ज़्यादातर हमें नारियों की मूर्तियाँ मिली हैं। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। अब ये इनके आभूषण के बारे में दिया है, कैसे कैसे आभूषण थे, उनके नाम हैं कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी इत्यादि। 9 सालों से स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो हमने देखा था पहले लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है, तो सिंदूर, लिपस्टिक, ये सब, और ये आज भी हमारे यहाँ पे मतलब प्रचलित है। तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो हमें उसमें निरंतरता मिलती है ना। तो जैसे अगर कुछ ऐसा आता है क्वेश्चन कि भाई हमारी संस्कृति कितनी ज़्यादा बदली है, उसमें कितनी निरंतरता है, तो उसमें देखो हम यहाँ से एग्जाम्पल उठा सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक हो गया। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था, तो सैंधव काल से ही पासा प्रमुख खेल रहा है, जो कि हम महाभारत में भी देखते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी, रंगपुर हमने देखा था अभी कि रंगपुर में हमें तीनों संस्कृतियां मिलती हैं, हड़प्पा से पहले की, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा के बाद की। ठीक है, तो रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की, यानी वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता के निवासियों ने ही कपास की खेती सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। भारत से कपास ग्रीस गई, और जिसे वहाँ के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, कपास को सिंडन कहते थे वो लोग। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसका 2500 ईसा पूर्व के लगभग इसका मतलब कपास की खेती प्रारंभ हुई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृद मूर्तियां, हड्डियां, जबड़े आदि के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। ठीक है, प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था, ये ध्यान रखना। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चनहुदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता था। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल।
मतलब जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ पे हमें विभिन्न धातुएं पाई गई हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सारी धातु जो थी वो हमारे मतलब हड़प्पा सभ्यता में ही उनका उत्खनन होता था या फिर उपलब्ध थी। तो बहुत सी धातु ऐसी थी जो कि वो लोग आयात करते थे। तो कहाँ से आयात करते थे? कुछ बाहर से भी करते थे और कुछ मतलब अन्य क्षेत्रों से, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से। ठीक है। तो तांबा कहाँ से मिलता था? तांबे की जो मतलब प्राप्ति स्थल है वो खेतड़ी राजस्थान का, बलूचिस्तान एवं ओमान। ठीक है, ओमान बलूचिस्तान ये। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से, टिन ईरान से, अफगानिस्तान से, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से, सीसा ईरान, अफगानिस्तान और अजमेर, शिलाजीत हिमालय से, गोमेद गुजरात से, सोना दक्षिण भारत से। आज भी सोना दक्षिण भारत में ही मिलता है। सैंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा होता था। यानी कोई चीज खरीदनी बेचनी है तो उसके लिए ऐसी कोई मुद्रा नहीं थी। तो वो वस्तुओं के आधार पर, मान लो हमने कुछ कैसे कि किसी ने कुछ खाद्यान्न दे दिया तो उसके बदले उसे कुछ वस्त्र इत्यादि मिल गए। इस तरीके से वस्तु विनिमय द्वारा ही इनका क्रय विक्रय होता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिलते हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। ये जो मेलुहा है, मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। ठीक है। तो सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से पता लगता है कि जो सिंधु क्षेत्र है यानी सिंधु सभ्यता है उसका मतलब व्यापारिक संबंध रहे होंगे मेसोपोटामिया से। ठीक है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। तो मेलुहा सिंधु क्षेत्र, दिलमुन फारस की खाड़ी। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से भी चलता है। ठीक है। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वस्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी जिसमें शरीर तो भेड़ का है और मस्तक सूंडदार हाथी का है। ठीक है। तो ऐसी मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या लोस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। जो धातु की मूर्ति थी जैसे तांबे की, कांसे की, तो वो कैसे बनाई जाती थी? लोस्ट वैक्स तकनीक से। यानी मतलब ऐसा होता था जैसे मोम की कोई आकृति बना ली है ना, तो और उसके ऊपर मिट्टी का लेप कर दिया और उस मिट्टी को फिर आग में पका लिया गया और जब वो पक जाएगी तो वो मतलब कठोर हो जाएगी और उसमें से फिर उसको मोम को निकाल देते थे और उसके अंदर फिर जो धातु होती थी उसको पिघला के भर दिया जाता था। ठीक है। इसलिए बोला गया इसको लोस्ट वैक्स। तो धातु मूर्तियां जो थी वो लुप्त मोम या लोस्ट वैक्स लोस्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नतर्की की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चनहूदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी मतलब ऐसा देखा होगा ना, मतलब इसमें एक पहिया होता है और ऐसे करके हाथ से खींचते हैं इसको ना, ऐसे करके चलते हैं आपको सामान रख के। तो चनहूदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मतलब मूर्तियां मिली हैं, ऐसा मतलब गाड़ी नहीं मिली है कैसी भी बैलगाड़ी है लेकिन हाँ उसकी मूर्तियां मिली। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई। जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वो पुरुषों की, स्त्रियों की, पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं। ठीक है। तो मोहरों में सबसे ज्यादा जो मिली है वो सेलखड़ी की मोहरें मिली है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार भी हैं। इसमें कुछ ऐसा याद करने का है नहीं सिवाय इसके, है ना। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर। ठीक है। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का। तो सर्वाधिक मोहरें
है किसकी, सेलखड़ी की। उस पर अंकन सर्वाधिक किसका है, एक श्रृंगी पशु का। और दूसरी सबसे ज्यादा मोहर है जिस पर कुबड़ वाले बैल का अंकन है। ठीक है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है, जिसे विद्वान मानते हैं कि वो पशुपति शिव की ही आकृति है। ठीक है। उस योगी के बाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर गैंडा व भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिंहासन के नीचे 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र यानी शिव से संबंधित किया है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं, और हमने देखा था पाषाण वाला जो था, पाषाण युग में लाल और काले रंग के थे, और सैंधव सभ्यता में लाल और गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्रित बनाया गया है ना। और हमने उसमें पढ़ा था ना, आहड़ सभ्यता जो थी वो क्या थी, ताम्रपाषाण एक स्थल है आहड़ राजस्थान में। आहड़ सभ्यता में लाल काले के साथ सफेद रंग का भी प्रयोग किया गया था, है ना। वो अपने आप में विशेष थी। अब यहाँ पे हमने देखा सैंधव सभ्यता में लाल और गुलाबी रंग का प्रयोग है। ठीक है। और कहीं कहीं पे हमें लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बने हुए मिलते हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियां एवं थालियां प्रमुख हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे, है ना। तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते थे। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में एक उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है जिसकी वो लोग पूजा करते थे, और ऐसे ही हम देखते हैं कि मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस जो है उसकी पूजा करते थे, यानी प्रकृति पूजा थी दोनों ही जगह। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की भी उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए। यानी सामान्यतः उत्तर से दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। ठीक है। मतलब पूर्ण रूप से न जला के, आंशिक रूप से जलाकर फिर उसको कलश वगैरह में भर के, जैसे हमने पहले देखा भी था इस तरीके से। तो आंशिक समाधिकरण के उदाहरण हमें बहावलपुर से मिलते हैं। अब ये सैंधव सभ्यता का विनाश कैसे हुआ इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। तो कुछ बाढ़ को मानते हैं उसका कारण, बाढ़ को मानने वाले हैं मार्शल मैके। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा बस एक बार देख लेना। आर्यों का आक्रमण मानते हैं कुछ लोग, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। तो सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। जलवायु परिवर्तन को मानने वाले हैं आर.एल. स्टील और अम्लानंद घोष। ओके। तो यहाँ तक हमने ये सिंधु सभ्यता के बारे में जो समरी दे रखी थी वो सब पढ़ लिया। अगर ये अच्छे से किया होगा तो अब जो ये क्वेश्चन आएंगे ये हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।